नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का आयोजन किया गया। पीएम मोदी इसी का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। सोमनाथ मंदिर पहुंचने के बाद से पीएम मोदी अमृत महोत्सव के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिए। पीएम मोदी हेलीपैड से सोमनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने हेलीपैड से मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और यहां पर लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। इसके बाद से पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को नमन किया और फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद से उन्होंने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के पावन दर्शन किए और साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हम डरे नहीं हैं और डटे हुए हैं। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना ही हमारी परंपरा रही है। मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में नमन करते हुए ऑपरेशन शक्ति की बधाई देता हूँ। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता सरकार के कई फैसलों को पलट दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। साथ ही 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर की बाड़बंदी के लिए भी जमीन देने के निर्देश दिए हैं। सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्र की सीमा भी 5 साल तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही बंगाल में जनगणना शुरू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग के साथ ये कह दिया है कि पीएम मोदी का विजन सबके लिए विकास का विजन है और ये बीजेपी सरकार का गाइडिंग प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया कि मैंने आज पहली कैबिनेट मीटिंग की और ये कैबिनेट मीटिंग जो है सुशासन और सुरक्षा की है। 6 फैसलों के लिए ये किया गया है और ऐसे में अधिकारियों ने कहा है कि आयुष्मान भारत से जुड़े बाकी सभी सेंट्रल स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही बंगाल में ये सभी लागू की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को जमीन सौंपने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि बॉर्डर की जमीन बीएसएफ को देने का फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था।
बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पहली मीटिंग कैबिनेट मीटिंग हुई है और ऐसे में उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। पश्चिम बंगाल में जनगणना का काम होगा और ऐसे में सीएम बनते ही एक्शन मोड में शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग का आगाज हो गया है। कोलकाता में हुई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी है, जो सालों से केंद्र और राज्य के बीच विवाद की जड़ रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज अपने एक प्रशासनिक आदेश भी जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जनगणना का काम आज से शुरू होगा। 11 महीने की देरी के बाद से आखिरकार इसे पहल को लागू कर दिया गया है। ऐसे में पिछली सरकार, जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था और बीजेपी की भारी जनादेश दिया था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी हैं, मैनेजिंग एडिटर। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भगवा के बाद अब पहली कैबिनेट मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सर देखिए अनीता, जब ये कैंपेनिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था जब वो पहली कैबिनेट बैठेगी तो उसमें कुछ ऐसे सारे मुद्दे थे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, उनको लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको पहले दिन से इन पे मोहर लगा दी जाएगी। मुझे लग रहा है वो घड़ी आज आ गई है। बिल्कुल। अगर शुभेंदु अधिकारी की पहली ये कैबिनेट मीटिंग है, इसमें पूरी उनकी कैबिनेट भी होगी, राज्य स्तरीय मिनिस्टर्स भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, यूं कहें कि पूरा तंत्र और पूरी हुकूमत आज उनके टेबल पे बैठी होगी और जिसमें कई सारे आज फैसले लेने हैं। और पहला फैसला तो यही रहेगा कि किस तरीके से पुराने 15 सालों में जो कार्यकाल हुआ, बिल्कुल, उसमें ऑडिट करवाना है, कितना पैसा खर्च हुआ, पुरानी सरकारों ने कहां कितना पैसा खर्च करा, उन सब को लेके मुझे लगता है कि आज एक मसौदा बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में उसका ऑडिट भी करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी जो जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ये लगता है कि थोड़ा सा बदले की भावना को लेके ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो इन्होंने वादे किए हैं, इन मैनिफेस्टो में जितनी भी सारी चीजें इन्होंने की हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले कैबिनेट में ही शायद लागू कर दी जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मुख्य बातें जो मंच से प्रधानमंत्री मोदी कह गए हैं और बड़े नेता कह गए हैं, मुझे लगता है उनको आज पटल पे रखा जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में सर, आपने नई और पुरानी सरकार दोनों की बात की, तो शुभेंदु अधिकारी के लिए आगे का जो समय है वो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? क्योंकि पुरानी सरकार में बहुत सारी खबरें ऐसी निकल कर आई थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है और राज्य सरकार लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रही थी। देखिए, मुझे लग रहा है ये सवाल तो अब मायने नहीं रखेगा ज्यादा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ये कहती थी कि केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रही है, बिल्कुल, अब शुभेंदु अधिकारी की ही केंद्र में सरकार है, पैसा जितना चाहो उतना ले लो, आप मुंबई दिल्ली जाओ और प्रधानमंत्री से मिलो जाके, और फिर नीति आयोग में जाके उपाध्यक्ष साहब से मिलो, जितनी आपको फंड की जरूरत है वो आपको मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो मैनिफेस्टो में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, और मेन मुद्दा तो यही है घुसपैठियों को रोकना, बिल्कुल, और जितना सीमावर्ती जितना भी क्षेत्र है और जहां बीएसएफ लगी हुई है उसकी तारबंदी करना या फिर बाउंड्री वॉल करना या क्या करना। क्योंकि अभी तक हमने देखा है तो आप आराम से, जैसे बांग्लादेश का इलाका है तो और भारत का जो इलाका है वो बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा उसमें ये फर्क नहीं है कि बहुत बड़ी तारबंदी हो रखी है और बहुत आना जाने में कोई दिक्कत होती है, तो आराम से बांग्लादेशी लोग यहाँ आ जाते थे, इधर के लोग उधर चले जाते थे। उनकी रोकथाम के लिए मुझे लगता है सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अगर ये नहीं उठाए गए तो
जिस तरीके से घुसपैठिए लगभग लाखों की संख्या में ना सिर्फ बंगाल में है, दिल्ली में भी है, यूपी में भी, पता नहीं कहां कहां वो जा चुके हैं, बस चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इन सबको लेके शुभेंदु अधिकारी पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। अब वो एक्टिवपन उनके काम में कब दिखेगा, ये तो मुझे लग रहा आने वाले समय में बहुत जल्दी हमको दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा कि क्या बंगाल में भी योगी मॉडल चलेगा, क्योंकि एक तस्वीर इन दिनों काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पहली कैबिनेट मीटिंग में जो चेयर रखी गई है शुभेंदु अधिकारी की, उस पर भगवा कलर का गमछा रखा गया है। तो खबर अब ये निकल कर आ रही है सामने से कि योगी मॉडल ही चलेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए अनीता, शुभेंदु अधिकारी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो आप सही कह रही हो, ये उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल वहां पे चलने वाला है। बिल्कुल। और कई सारे बुलडोजर चल भी चुके हैं, कई जगहों पे तोड़फोड़ भी की जा रही है। और हमने देखा जिस दिन रिजल्ट आया था 4 तारीख को, 4 तारीख की देर शाम से ही कई ऐसे मंदिर हैं जो बहुत सालों से बंद पड़े हुए थे, उन मंदिरों को तोड़वाया गया, खोला गया है, और आसपास में जो अतिक्रमण था उनको हटाया गया, तोड़ा गया है। कुल मिला के ये कह सकते हो कि मंदिरों को उनका दोबारा से जीर्णोद्धार कर दिया है, दोबारा से उनके पटल खोले गए हैं, दरवाजे खोले गए, पूजा अर्चना वहां पे होने लगी है। तो इससे आप इरादों को भाप सकते हो कि सनातनी सरकार है। बिल्कुल। और यहाँ पे अब रामराज्य आ चुका है। अब पहले क्या था, बांग्ला में बात की जाती थी, अब वहां पे पहले दिन से ही जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। और जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक लेके जो भगवा में पूरा भारत हो गया है, ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था वो भी भगवा में हो गया है। और इवन कुर्सी, सीएम की जो कुर्सी है, जब आपने कहा कि उस कुर्सी का रंग भी भगवा कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आप तो ये अनुमान अब लगा सकती हो जो आसाम में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो कुल मिला के एक ही रंग हो गया है। बिल्कुल। एक ही रंग में सरकार चलेगी और सारे सरकारों का सेंटर जो है दिल्ली है, क्योंकि 20-22 राज्यों में सरकार चलाने का मतलब है आप फिर बचा क्या, कितना हिस्सा बचा भारत का, नामुश्किल से 10 से 15% बचा है, और टोटल पूरा का पूरा भगवा में हो गया है। तो जाहिर सी बात है अब कोई इस बात का रोना नहीं रोएगा, केंद्र से हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, केंद्र से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। या केंद्र हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है, कोई नहीं कह पाएगा। ठीक है। स्टेट और सेंट्रल में दोनों सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सब भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ठीक है सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बिहार और यूपी से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों को नॉर्थ 24 परगना के कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 13 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इनमें से 2 युवा मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य को बिहार के बक्सर, जबकि राज सिंह को यूपी के अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि इनमें से एक शार्प शूटर है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों तक पहुंचने में टोल प्लाजा पर किया गया यूपीआई पेमेंट और सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सुराग बना हुआ है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से 6 दिन के बाद यानी कि 6 मई को 42 साल के चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात जो है नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई। हमलावरों ने रथ की कार रुकवाकर कई राउंड फायरिंग की थी। रथ को सीने और पेट में 3 गोलियां लगी थी। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका जंग के बीच नया अपडेट सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरघाची इसी हफ्ते भारत आएंगे और ऐसे में आरघाची यहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और ये मीटिंग जो है दिल्ली में होनी है। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षा आवाजाही पर भी चर्चा होगी। पिछले कुछ हफ्तों से भारत को अपने जहाजों के लिए स्ट्रेट में आवागमन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता से अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक 14 और 15 मई को हो सकती है। इससे मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा भी होगी। पहले ईरान की तरफ से कौन आएगा, इस पर संशय थी जो कि अब दूर हो गया है। रूसी विदेश मंत्री के आने का जो
कंफर्म हो गया है, लेकिन चीनी सक्षम यानी कि वैंग यी के भाग न लेने की संभावना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं दिनों में चीन पहुंचेंगे। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मीटिंग है और ऐसे में चीनी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। दरअसल ब्रिक्स मीटिंग और ट्रंप जिनपिंग शिखर सम्मेलन की तारीखें आपस में पूरी तरह से एक साथ है, जिसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन की तरफ से इस बैठक में कोई भी शामिल नहीं हो पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्तव्य भवन में मंत्रियों के अनौपचारिक सशक्ति समूह का हाई लेवल मीटिंग का नेतृत्व किया और ये बैठक जो है पश्चिम एशिया संकट की निगरानी और भारत पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए आयोजित की गई है। ये मीटिंग कर्तव्य भवन 2 पर आयोजित की गई और इससे पहले 28 मार्च और 2 अप्रैल 2026 को भी ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी ढांचों के लचीलेपन पर चर्चा हुई। ताजा चर्चा हिंद महासागर क्षेत्र, होर्मुज स्ट्रेट और ईंधन आपूर्ति के जोखिमों पर केंद्रित रही। प्रधानमंत्री ने संसाधनों के संरक्षण की अपील की थी, जिसके बाद से ये पहली बड़ी बैठक हुई। सरकार इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन में हो रही बाधाओं को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव और आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल और गोल्ड खरीद सीमित रखने की अपील पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में पीएम मोदी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ना, नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका ये आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की एक स्थिर, सशक्त और राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्धि हुई है। वहीं अमित मालवीय ने भी पीएम मोदी के भारतीयों से की गई अपील को याद दिलाया और कहा कि राष्ट्रीय शक्ति समूह जिम्मेदार और सोच समझकर लिए गए निर्णयों से ही बनती है। वहीं राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया और कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने लिखा कि कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदना, विदेश मत जाना, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो और खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है। उन्होंने कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या नहीं, कहां जाए और कहां नहीं। दरअसल रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में पीएम मोदी ने आयात पर निर्भर कम करने की जरूरतों पर जोर दिया ताकि विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण की रक्षा हो सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से भारत की जनता को संबोधित किया और अपील करते हुए कहा कि सभी को कोरोना वाला रूटीन अपनाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने देश की जनता को सुझाव दिया और पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेश यात्रा ना करना और सोने ना खरीदने और घर से काम करो। इस पर अब उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी की पूर्व सभासद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला और लिखा कि रुपया गिर गया, लेकिन एक अच्छी नीति बनाने के बजाय केंद्र सरकार भारत की जनता को सुझाव दे रही है। असल में रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर को मजबूत हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे लिखा कि सरकार नीतियां बनाने की जगह जनता से अपील कर रही है कि सोना ना खरीदे और विदेश ना जाए। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी का ये तंज पीएम मोदी के उस भाषण को लेकर है जहां उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस वाला रूटीन फॉलो करने की बात कही। पीएम मोदी का कहना है कि 2 महीने से चल रही मिडिल ईस्ट जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल ने दिल्ली में वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात की और ऐसे में पार्टी जल्दी सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है। वेणुगोपाल फिलहाल अल्पाजे लोकसभा सीट से सांसद हैं। केरल में अगले सीएम के चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सीएम का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है और हमारे यहाँ मोदी शाह सारे फेल हैं और ऐसा सिस्टम नहीं है। केरल में चुनावी नतीजे आए 6 दिन हो गए हैं और अभी तक सीएम का ऐलान नहीं हो पाया है। राज्य में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। कांग्रेस ने 140 सीटों में से 63 सीटें जीती है। 26 सीटों पर
साथ दूसरे नंबर पर CPI-M रही है और LDF की हार पर सीएम पिनराई विजयन पद से इस्तीफा दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 63 विधायकों में से 75-80% या फिर केशव वेणुगोपाल का समर्थन दिया है। वेणुगोपाल के सीएम बनने पर पूरी तरह से चुनावी जीत जो है सनी जोसेफ अपनी सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे वेणुगोपाल के सीएम बनने के बाद इस सीट से चुनाव लड़कर विधायक का चुनाव लड़ेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सुबह बड़ा हादसा हो गया है। ऐसे में सुबह विमान जो है वो विमान का हादसा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सुबह बड़ा विमान हादसा फिलहाल टल गया है और काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की एयरलाइंस की एक विमान की लैंडिंग के दौरान उसके टायर में अचानक से ही भीषण आग लग गई और इस घटना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर समेत 270 से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया और सभी यात्री क्रू सदस्य को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मामले को लेकर जाँच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस घटना में तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट TK 726 शामिल थी जो कि इस्तांबुल से काठमांडू आ रही थी। लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में भीषण आग लगने के बाद से इमरजेंसी टीमों ने तुरंत ही कार्रवाई की। लैंडिंग के दौरान इसके टायर में आग लग गई थी और फायर इंजन का इस्तेमाल करके आग पर काबू पा लिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर फिलहाल निकाल लिया गया। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी जंग खत्म करने की कवायद में ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेकर विदेश मंत्री मार्क रूबियो तक ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ईरान ने अब अपने जवाब अमेरिका को भेज दिया है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस जवाब में ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के भेजे जवाब में इस बात जोर देकर कहा गया है कि अमेरिका इस युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसकी संप्रभुता को भी अमेरिका स्वीकार करे। ईरान की समाचार एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भेजा गया जवाब से अगर ट्रंप संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा है। ईरान से कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। सूत्रों का कहना है कि बातचीत करने वाली टीम को ईरान के अधिकारियों के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। ईरान की ओर से भेजे गए जवाब में ईरानी तेल की बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग भी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अपना आक्रामक तेवर दिखाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने तेहरान को सीधी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान दशकों से अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है लेकिन अब उसकी हंसी गायब होने वाली है। ये बयान तब आया है जब तेहरान ने वॉशिंगटन के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब भेजने का दावा किया है। ट्रंप ने ईरान पर पिछले 47 साल से देरी करो की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ खेल नहीं खेल पाएगा। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा कि ईरान हमारे महान देश पर हंस रहा था लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। ट्रंप का ये बयान सीधे तौर पर ईरान के उस जवाब के बाद आया है जब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक जवाब भेजा गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान ने अपने जवाब में युद्ध रोकने की बात कही है। ईरान चाहता है कि लेबनान सहित सभी मोर्चे पर संघर्ष विराम हो, साथ ही उसके होर्मुज में जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त भी रखी है। अमेरिका ने पहले ही ये प्रस्ताव दिया था कि अन्य संवेदनशील मुद्दों जैसे कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने से पहले दोनों देश शत्रु समाप्त करें। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ईरान के इस जवाब पर कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं पश्चिम एशिया के शांति की उम्मीदों को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिका और ईरान के बीच वॉशिंगटन शांति प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी और इस विफलता का सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ता है जहां पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं होर्मुज जलडमरू मध्य के लगभग बंद रहने से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति ठप होने का डर सताने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों ने लंबी छलांग लगाई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 3.18 की बढ़त के साथ वो 104.47 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। WTI क्रूड की 3.90 की भारी तेजी के साथ 99.34 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।